नमस्कार दोस्तों, एलएक्सवी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि मैंने पिछली कक्षा में आपको मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद 1913 में काल विभाजन किया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। इन्हीं न्यूनता को ध्यान में रखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उक्त काल विभाजन पर व्यंग करते हुए लिखा है कि सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर आदि काल खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो दोस्तों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा मिश्र बंधुओं के जो काल विभाजन किया है उस पर दी गई परिभाषा है। तो दोस्तों, इसको भी याद रखना, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित परिभाषाएं आती रहती हैं कि किसने क्या कहा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस परिभाषा को याद रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 इसमें काल विभाजन किया था। तो इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभाजित किया है: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल और गद्य काल। जो कि वीरगाथा काल की समय सीमा 1050 से 1375, भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700, रीतिकाल की 1700 से 1900 और गद्य काल की 1900 से 1984। तो दोस्तों, हमें ये एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने अपने जो इतिहास का विभाजन किया था उसका दोहरा नामकरण किया था। जैसे कि एक तो वीरगाथा, भक्ति और रीति और गद्यकाल इस नाम से कर दिया, और दूसरा किया था आदिकाल, और दूसरा नाम इन्होंने वीरगाथा काल। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, आधुनिक काल और गद्यकाल। तो इन्होंने अपने 2 नाम दे दिए। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो साहित्य का विभाजन किया था वो प्रवृत्ति के आधार पर किया था। उस समय की जो प्रवृत्ति थी उसके आधार पर किया था। तो यह स्पष्ट है कि जिसे आदिकाल कहते थे शुक्ल जी, उस काल में वीरता की प्रवृत्ति को प्रधान मानकर उसका नाम वीरगाथा काल रखना चाहते थे। इसी प्रकार पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीतिकाल तथा आधुनिक काल को गद्य काल कहे जाने के पक्ष में हैं। उनके अनुसार वीरगाथा काल में वीरता की, भक्ति काल में भक्ति की, रीति काल में रीति तत्व निरूपण की और आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता है। इसलिए प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर ही इन कालखंडों का नामकरण करना उचित है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि जिस समय पर जिस प्रवृत्ति की प्रधानता थी, हमें उसी के आधार पर कालखंडों का नामकरण करना चाहिए। तो रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन के 2 आधार माने हैं। रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन के 2 आधार माने, एक तो प्रधान प्रवृत्ति और ग्रंथों की प्रसिद्धि। तो रामचंद्र शुक्ल ने उस समय जो प्रवृत्ति रही है उसको माना है और उस समय जो ग्रंथ मिले हैं उसको माना है। जिस कालखंड में एक विशेष ढंग की रचना अधिक मिले उसे एक अलग कालखंड माना गया और रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण कर लिया गया। प्रधान प्रवृत्ति के लिए लोक प्रसिद्ध ग्रंथों को ही आधार बनाया। रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है कि जिस समय जो ग्रंथ मिले और उस समय जो प्रवृत्ति थी उन्हीं को आधार मान लिया। शुक्ल जी के नामकरण में, शुक्ल जी ने जो नामकरण का विभाजन किया है उसमें सर्वाधिक आपत्ति विद्वानों के उनके द्वारा दिया गया नाम वीरगाथा काल इस पर अधिक जताई है। इस काल में
अधिकांश सामग्री आधारहीन और अप्रामाणिक है। विद्वानों का मानना है कि जो रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है वह सही नहीं है, क्योंकि उस समय की जो सामग्री मिली है वो या तो आधारहीन है या अप्रमाणित है। क्योंकि जो शुक्ल जी ने जो सामग्रियाँ ली हैं ना उस समय की, वह आधारहीन है, और अगर है भी तो वो अप्रमाणिक हैं। अतः उसके आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। यानी सामग्री जो आधारहीन और अप्रमाणिक है उसके आधार पर प्रवृत्तियों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। कुछ आलोचकों ने इस नाम को अनुचित बताकर उसे आदिकाल कहना ही उपयुक्त माना। कुछ आलोचकों ने कहा है कि वीरगाथा काल नहीं होना चाहिए, इसका नाम आदिकाल होना ही उपयुक्त है, क्योंकि एक प्रवृत्ति को प्रधानता देकर शेष को गौण मान लेना दृष्टिकोण भी कुछ लोगों के मत से एकांगी हो, जो इतिहास की अधूरी एवं एक पक्षी व्याख्या करता है, जिसे वैज्ञानिक नहीं कह सकते। विद्वानों का मानना है कि एक प्रवृत्ति को ही प्रधान मान लेना और शेष को गौण मानना, इसमें वैज्ञानिकता नहीं है, ये तो एक पक्ष का ही रखा जा सकता है। क्योंकि वीरगाथा काल में वीरगाथात्मक ही रचनाएं नहीं हुई थी। उस समय भक्ति श्रृंगार संबंधी अनेक रचनाएं हुई थी, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने केवल वीरगाथात्मक सामग्रियों को ही अपने काल विभाजन में सम्मिलित किया है। लेकिन फिर भी विद्वानों ने कहना उचित है कि शुक्ल जी के काल विभाजन पद्धति का आधार तर्क संगत और स्पष्ट है। उनका काल विभाजन सरल एवं सुस्पष्ट है। अधिकतर परवर्ती इतिहासकारों ने उसी को आधार ग्रहण किया है। यानी भले रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है और इस पे विद्वानों ने आपत्ति भी जताई है, लेकिन फिर भी वह कहते हैं कि शुक्ल जी ने जो विभाजन किया है वह तर्क संगत एवं पुष्ट है और सरल भी है और स्पष्ट भी है। और शुक्ल जी के बाद जितने भी इतिहासकार आए हैं उन्होंने इसी के आधार को ग्रहण किया है। अब रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपना काल विभाजन प्रस्तुत किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 में प्रकाशित हुआ था, और उसमें अपना काल विभाजन किया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो इनका ग्रंथ था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उसमें अपने काल विभाजन किया था। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने केवल भक्ति काल तक ही अपने काल विभाजन किया था, उसके बाद उन्होंने नहीं किया था। एक तरीका से एक अधूरा ही माना जाएगा। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने काल विभाजन को संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इन 5 भागों में विभाजित किया है, जिसमें से संधि काल और चारण काल ये नाम इन्होंने आदिकाल को ही दिए हैं। यानी आदिकाल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। संधि काल को तो इन्होंने 750 विक्रम से 1000 विक्रम माना है, और चारण काल को इन्होंने 1000 विक्रम से 1375 विक्रम माना है। ये 2 नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से भिन्न है, लेकिन भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल ये रामचंद्र शुक्ल से मिलते जुलते हैं। संधि काल में उन्होंने अपभ्रंश की रचनाएं समाविष्ट की हैं, और जबकि चारण काल, इन्होंने जो चारण काल दिया है वह शुक्ल जी के वीरगाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। वर्मा जी के द्वारा जो चारण काल नाम दिया है और शुक्ल जी ने जो वीरगाथा काल नाम दिया है उसमें कोई मौलिक अंतर नहीं पाया गया है, क्योंकि वीरगाथाओं से की रचयिता चारण कहलाते थे। शुक्ल जी के नामकरण की प्रवृत्ति के आधार पर, जबकि वर्मा जी ने रचना के आधार पर किया है। अब इससे आगे हम डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के काल विभाजन को पढ़ते हैं। गुप्त जी का जो ग्रंथ था
वो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब गुप्त जी ने जो काल विभाजन किया था वो वैज्ञानिक आधार पर किया था। इसमें से इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया, एक प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें वैज्ञानिकता भी है क्योंकि इन्होंने 3 भागों में ही अपनी सारी रचना, कवि, प्रवृत्ति सभी को इसमें ले दिया है। तो इसलिए गुप्त जी के जो काल विभाजन किया है इसको वैज्ञानिकता ही मानेंगे। प्रारंभिक काल को इन्होंने 1184 से 1350 माना। मध्यकाल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। और आधुनिक काल को इन्होंने 1857 से 1965 ईस्वी माना है। गुप्त जी का मानना है कि हिंदी के प्रारंभिक काल और मध्यकाल में 3 प्रकार के काव्य मिलते हैं। एक तो धर्म से आश्रित थी, मतलब धर्म के ऊपर रचनाएं की जा रही थी, और दूसरी राज्याश्रित यानी राज कवियों द्वारा गाई जा रही थी, और एक थी लोकाश्रित यानी जनताओं में प्रचलित थी। विभिन्न कालखंडों में विकसित काव्य परंपराओं का विवरण गुप्त जी ने इस प्रकार दिया है। प्रारंभिक काल में धार्मिक रास का परंपरा, संत काव्य परंपरा, ये कौन सी थी? धर्माश्रित काव्य। मध्यकाल में संत काव्य परंपरा, पौराणिक गीत परंपरा, पौराणिक प्रबंध काव्य परंपरा और रसिक भक्ति काव्य परंपरा, ये कौन सी रचना थी? धर्माश्रित। अब जो राजाश्रित कविताएं थीं वो कौन कौन सी थी? एक तो मैथिली की गीति परंपरा, ऐतिहासिक रास परंपरा, ऐतिहासिक चरित्र परंपरा, ऐतिहासिक मुक्तक काव्य, शास्त्रीय मुक्तक काव्य, ये जो रचनाएं थी ये राज आश्रित काव्य थे। रोमांसिक तथा काव्य परंपरा, स्वच्छंद प्रेम काव्य परंपरा, ये किस प्रकार की रचनाएं थी? लोक आश्रित कविता थी। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, उसको हल करते हैं। कालखंडों के नाम में एक जैसी क्या नहीं अपनाई गई थी? तो दोस्तों हम पढ़ चुके थे, अगर आपने पढ़ा है पद्धति, कालखंडों के नामकरण में एक जैसी पद्धति नहीं अपनाई गई थी। शुक्ल जी के काल विभाजन में सर्वाधिक आपत्ति विद्वानों ने किस नाम पर है? शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया था उसमें विद्वानों ने किस नाम पर आपत्ति अधिक जताई थी? तो वो जताई थी वीरगाथा काल में। चारण काल और शुक्ल जी के वीरगाथा काल में कोई अंतर नहीं है। कैसा अंतर नहीं है? मौलिक। तो दोस्तों आज बस इतना ही, इससे आगे आने वाली वीडियो में कराएंगे। दोस्तों अगर कक्षा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना। धन्यवाद।